आ रहा हूं मैं अधर्म का विध्वंस करने। कंफर्ट जोन से बाहर है, और जब भी चीजें कंफर्ट जोन से बाहर होती हैं तो एक चैलेंज मिलता है आपको, तो थोड़ा ज्यादा एक जिटरी होता है, थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा ज्यादा, और शायद उस जिटरी फील में या शायद उस एक्साइटमेंट में शायद ज्यादा बेहतरीन काम होता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम की आवाज देने का मौका मिल रहा है, और थैंक्स टू ओम राउत जिन्होंने मेरा चुनाव किया इसके लिए। एंड मैं वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। ये दिवाली हर हर महादेव वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद है कि ऐसे कलाकार जिन्होंने एक्टिंग से जीते हैं लाखों करोड़ों दिल और आवाज से भरी है ग्लोबली हुंकार। इनका हर अंदाज है किलर, वन एंड ओनली शरद केलकर। क्या बात है, ऐसे इंट्रोडक्शन बहुत कम लोगों ने दिया है मेरा अभी तक। शरद, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वागत है, से हर हर महादेव। हर हर महादेव, ये हर हिंदुस्तानी का नारा है। बाजी प्रभु देश पांडे के किरदार में आप नजर आ रहे हैं हर हर महादेव में। जब किरदार ऑफर हुआ, क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो ये बात है जब हम पूरा देश कोविड से जूझ रहा था। तानाजी द अनसंग वॉरियर रिलीज हुई थी 10 जनवरी 2020 को। 2 महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया था। उसके बीच में एंड ऑफ द ईयर अभिजीत देशपांडे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं पुराने। हम एक फिल्म साथ में करने वाले थे जो हुई नहीं अभी तक, मैं करूँगा बाद में, लेकिन तो आए मेरे पास और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पीरियड फिल्म डिज़ाइन किए है तो मुझे शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल के लिए ऑफर करेंगे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ही स्ट्रेट अवे सेड कि मुझे लगता है कि तुझे बाजी प्रभु देशपांडे की भूमिका जो जिनकी ये कहानी है वो तुझे करना चाहिए। आई सेड कि ग्रेट, किसी का विजन अलग है, कोई अलग सोच रहा है मेरे बारे में। एंड यू नो मुझे करना था बहुत सालों से मराठी लोगों के लिए, मराठी फिल्म्स के लिए, मराठी हिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो लोग शायद ताउम्र याद रखें। वो मेरी तरफ से एक योगदान रहेगा हमारे इंडस्ट्री को, और मेरे को और मेरे लिए मेरी आई के लिए कुछ करना था ऐसा जो प्राउडली कह सके कि मेरे बेटे ने ये फिल्म की है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मोटिव्स थे उसके पीछे, और ऑफर किया तो फिर किरदार के बारे में पूछा, कहानी के बारे में, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह कहानी सुनाई है ना मुझे, तो मैं भी बिक गया पहले तो कि ये फिल्म करनी ही करनी है। फिर जब लुक की बारी आई तो मैंने कहा हाउ डू यू कंसिडर मी, तो मैं कैसे दिखूंगा, मुझे थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे लगता है कि तू अचीव कर लेगा, तेरे अंदर वो जज्बा है कि तू कर पाएगा। तो मैंने कहा हाँ, तो रेफरेंस दिखाए गए मुझे, तो मैंने कहा मेरे मेरे अंदर एक थॉट था कि ऐसा कहानी में है कि एक आदमी 300 मावड़े लेकर 15,000 की फौज से लड़ा, उनको 12 घंटे तक रोक के रखा। तो वो आदमी ऐसा विजुअल क्रिएट करो कि उस जब वो आदमी दान पट्टा लेके खड़ा रहे ना, तो सामने वालों की लिटरली मतलब एक बुरा वर्ड है फट जाए कि ये कौन है यार, ये आदमी, मतलब ये जुनून है इसको, ये इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि ये कैन हैंडल मेंटली, फिजिकली आल्सो ही इज वेरी स्ट्रांग। वो बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, मतलब लोग, और स्पेशली द वॉइस व्हिच यू एवरीवन टॉक्स अबाउट, कि जब वो चिल्लाए भी तो लोग डर के दूर भागे उससे कि इसके पास मत जाओ, ये मार डालेगा भी। तो वी आई वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ ऑरा रिगार्डिंग बाजी प्रभु देशपांडे जी। तो एक वही था कि बहुत सारा उसके पीछे काम करना पड़ा कि वजन बढ़ाओ, और भी सर्टेन वे में कि फिटनेस भी रहे और वजन भी, और दिखे वो वजन बढ़ाने का मतलब दिखना चाहिए, साइज दिखना चाहिए, वो ऐसा जो खड़े रहे तो एक मर्द मराठा दिखे वो। तो वो सब प्रिपरेशन चालू हो गई उसके बाद, और फिर रिजल्ट लाइक वी कैन सी द लुक बहुत कमाल है। जो अभी तक टीजर ट्रेलर जो भी आउटपुट सामने आया है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे पहले आप तानाजी में छत्रपति शिवाजी का किरदार निभा चुके हैं, तो ये किरदार निभाने के लिए आपको उससे हेल्प मिला या लगा कि नहीं अविनाश ये एकदम अलग है? क्या कुछ उससे और इसमें क्या कुछ अलग आपने फील किया? ये कम्प्लीटली अलग है। एक भगवान है और एक उनका भक्त है, तो दोनों सब बराबर तो हो नहीं सकते। तो जो भक्त है उसके बारे में ऑब्वियसली आप भक्त की तरह सोचते हैं पहले तो, और चूंकि कहानी ऐसी है कि एक एक भक्त जो पहले विरोध में था और कैसे वो भक्त बनता है और कैसे उनके लिए सेक्रीफाइस करता है, वो दोनों पहलू हैं महाराज के को लेकर इसके मन में, और उसको बहुत अच्छी तरह दर्शाया है अभिजीत ने, बहुत अच्छी तरह लिखा है वो। तो जब फिल्म देखेंगे ना आपको लगेगा कि ये राइटिंग बहुत कमाल की है। वो इतना इजी राइटिंग है ना लोगों को समझने के लिए, और हर एक वर्ग के, हर एक उम्र के लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि बाजी प्रभु देशपांडे का रिलेशनशिप उनके आस पड़ोस दोस्तों के साथ, उनकी पत्नी के साथ, सोनाबाई के साथ, उनका बेटा है, उसकी नज़रों में उनकी क्या वैल्यू है और क्या रिलेशन है, ये फिल्म उसके बारे में है जो किसी ने आज दिखाया नहीं है फिल्मों में। तो कहीं ना कहीं अलग फिल्म है, और
महाराज के साथ जो भी फिल्म बनाई जाए मुझे लगता है कि वो उस दर्जे की हो, उस क्लास की हो, उस स्केल की हो कि लोग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश भर में भी फिल्म देखने जाए। तो हर हर महादेव। नॉट जस्ट मी, आई थिंक बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए और उम्मीद कर रहे हैं ये जल्दी आएगी, हम लोग जल्दी इसको देख पाएंगे। विल टॉक मोर अबाउट इट। आप ऑलमोस्ट लाइक इट्स बीन मोर देन अ डिकेड यू आर वर्किंग। इस बीच में आपको लगता है आपका कोई एक ऐसा फैसला रहा हो कि अविनाश इस चीज से या इसके बाद मेरा करियर बदला है, उड़ान मिली है एक? नहीं देखिए, दो तीन चीजें हैं उसमें। कहीं ना कहीं एक दौर आया था जब आई थिंक मैं टाइप कास्ट हो रहा था। काफी सारे नेगेटिव रोल्स करता था, लोग मुझे ऑफर वही करते थे, मैं टाइप कास्ट। और आई वांट टू थैंक दोज पीपल हु टाइप कास्टेड मी, बिकॉज अगर नहीं करते तो शायद मुझे रियलाइज नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। नहीं तो क्या है, काम चल रहा है, आपका नाम भी थोड़ा बहुत हो रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आप फिल्में भी कर रहे हो, आप बड़े स्क्रीन पे दिख रहे हो, बट आप कर क्या रहे हो? आप वही कर रहे हो जो हर फिल्म में कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक खुद का नजरिया, खुद को देखने का चेंज हुआ। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड देन because very generous to all the producers and directors who offered me films like Bahubali or maybe Tanaji the Unsung Warrior or Lakshmi for instance, जहाँ से एक लोगों का एक मुझे देखने का एक व्यू शायद थोड़ा चेंज हुआ होगा। एंड मुझे भी वो कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, पीपल आर ट्रस्टिंग मी, मेरे डायरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा से कायम रखी है कि अपना काम करो, ईमानदारी से करो। तो वो करता आ रहा हूँ, अभी भी करूँगा। तो वही एक मेरे पास हथियार है काम करने के, बाकी तो कुछ है नहीं। नॉट जस्ट एज एन एक्टर, आपकी आवाज जो गड़गड़ाहट है वो भी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। नॉट जस्ट देश ही नहीं, विदेशों में और ग्लोबली उसको पसंद किया जा रहा है। तो बतौर वॉइस आर्टिस्ट आपका जो सफर है वो कब शुरू हुआ? एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं टेलीविजन करता था तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो टेलीविजन में ऑब्वियसली द साउंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट दैट ग्रेट, और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम साउंड प्रूफ शूट नहीं कर सकते हैं। तो कई बार डबिंग आती थी, और चूंकि मैं हकलाता था तो सीन तो मैंने कर दिया अच्छे से। अभी वो डबिंग करते वक्त वो, क्योंकि आप एक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डब कर रहे हो, तो वो एक आती नहीं थी मुझे डबिंग। तो बहुत खराब डबिंग करता था मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं सीखता हूँ डबिंग जाके। तो साउंड एंड विजन करके एक कंपनी है, मोना शेट्टी उसकी ओनर है, उनके पास गया। मैंने कहा मोना मुझे वॉइस एक्टिंग सीखनी है। तो बोली हाँ सीखो, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा मुझे पता नहीं आवाज़ कैसी है, बिकॉज अपनी आवाज़ में रोज़ सुनता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ डेट इज डबिंग। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, छोटी छोटी फिल्में की मैंने, स्मॉफ्स टू लंडन हैज फॉलन, ऐसी कुछ फिल्में की। फिर वहाँ से करते करते एक डबिंग को मैंने वीकनेस से एक हथियार बनाने का सोचा कि यार डबिंग मेरे काम को ख़राब करती है, मैं डबिंग से अपनी चीज़ अच्छी करूँगा लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जो जब भी कुछ एडवर्स होता है ना आपकी लाइफ में, वो कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हर पहलू पे अगर किसी ने मुझे स्टैमरिंग के लिए शो में से निकाल दिया, तो फिर एक थॉट आया कि नहीं यार, अपने को स्टैमरिंग खत्म करनी है लाइफ में। किसी ने डबिंग के लिए आपको क्रिटिसाइज किया, तो एक थॉट आया चलो डबिंग पे काबू पाते हैं। किसी ने एक टाइप कास्ट या नेगेटिव करता है, उस पर अगर किसी ने टाइप कास्ट किया, तो फिर वहाँ थॉट आया कि कुछ अलग करते हैं। तो हर बार कुछ ना कुछ जो खराब होता है, बुरा लगता है आपको लाइफ में कि ये बुरा हो रहा है, एक्चुअली वो कुछ सिखाने के लिए होता है। तो हमेशा उसको वैसे ही लेता हूँ कि भाई कुछ सिखा रहा है अपने को, ये कुछ इससे सीखना चाहिए लाइफ में। तो अभी कुछ ऐसा बुरा हो रहा है जो जल्दी ही एज अ टैलेंट हम लोगों के सामने आ जाएगा? मैं मतलब वेट कर रहा हूँ कि कुछ बुरा बुरा हो, ताकि मैं कुछ और नया करूँ। बच्चन अच्छा, साहब एक ने चीज अभी है, मैं बिल्कुल कन्फेस करना चाहूंगा उस चीज को, बिकॉज मैं ग्वालियर से हूँ। मैं एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक इंग्लिश के मामले में बड़ा हाथ तंग रहा है मेरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कई बार ऐसे जैसे इंग्लिश इंटरव्यूज होते हैं जो आपसे पहले भी देखे होंगे आपने, मेरा ग्रामर कहीं होता है, मेरी वोकेबलरी कहीं होती है, बट मतलब लोगों को समझ में आता है शायद, तो बहुत ख़राब है वो। तो मैंने एक फिल्म की, उसमें बहुत सारी अंग्रेजी है, तो वहाँ जाके थोड़ी सी नानी याद आई मेरे को कि नहीं यार इस पे करना। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट नाउ। आई थिंक होपफुली आई, अगर मुझे हॉलीवुड में काम करना है तो पहले इस पे काबू पाना पड़ेगा। डू यू लाइक यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ हॉलीवुड? बहुत सारे लोग हैं जो सीधे मना करते हैं, कुछ बोलते हैं हमें जाना है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट थिंग? आप जाना चाहते हैं हॉलीवुड? जाना मतलब क्या है, तो फिल्म इंडस्ट्री ना, मतलब वो हॉलीवुड की हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो इंडियन हो, काम तो एक्टिंग का ही है ना। तो एक अलग एक्सपीरियंस, जैसे मैं अगर जितना मैं कंसिडर एक तेलुगु फिल्म को करता हूँ या तमिल फिल्म करता हूँ, उतना ही इंपॉर्टेंस मैं हॉलीवुड को देता हूँ। जो कुछ स्पेशल नहीं है, बट वहाँ मीडियम लैंग्वेज अलग है, तो वो सीखनी पड़ेगी, इतना फर्क है। अभी लाइक हम लोग आपके वॉइस ओवर की बात कर रहे थे। बच्चन साहब ने अपने कुछ इंटरव्यूज में जिक्र किया था कि उनको शुरुआती वक्त में उनकी आवाज की वजह से ही कई बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल, मेरे साथ तो पहला इंसिडेंस हुआ था जब मैं मुंबई आया था। तो काम तो मिलता नहीं था ज़्यादा एक्टिंग में, क्योंकि
तो मैं एक रेडियो स्टेशन के लिए एक आरजे के लिए गया ऑडिशन देने के लिए। तब आरजे हंट होते थे उस टाइम पे, आई थिंक बहुत साल पहले, 15 18 साल 20 साल पहले। तो मैं तो पहली बार में निकाल दिया बाहर उन लोगों ने कि नहीं सर आप नहीं कर पाओगे, छोड़ दो आप, ये आपकी आवाज़ सही नहीं है इसके लिए। तो मैं रेडियो से रिजेक्टेड आदमी हूँ। लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब हम लोग जब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग आके क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, कुछ और देख ले। लेकिन जब बोलते हैं ना, जब सिक्का पलटता है, जब आप उसी चीज में आगे पहुंच जाते हो, फिर वो लोग आते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट है जिसने शुरुआती वक्त में ठुकराया हो, नकारा, और अब आते हैं अरे इशारा इशारा इशारा? वो तो हर एक, मतलब वो तो एक हर एक इंसान की कहानी में है ऐसे। जब जैसे मैं जब बचपन से, जब मैं आई वाज यंग, मतलब कॉलेज से पास आउट हुआ, तो मेरे सारे दोस्त रिलेटिव्स और सबका क्या था, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब खेलता कूदता रहता है सिर्फ, और स्पोर्ट्स में कौन डिग्री करता है आज की डेट में, हम सब मतलब कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इसको पता नहीं क्या करना है, ऐसा कोई इसको इसने डिसाइड ही नहीं किया है। नालायक जैसे वर्ड यूज़ किए जाते थे मेरे लिए। तो आई थिंक फिर अभी शायद वो चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी। नालायक में से न जा चुका हाँ, है। जा चुका है, लायक बचा है शायद, तो आई थिंक। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी माँ को, अपनी बहन को, जिन्होंने मेरे साथ पेशेंस रखा। दे हैड द बिलीफ दैट दिस बॉय गोना डू समथिंग डिफरेंट, और हमेशा साथ दिया, चाहे वो मेंटली फाइनेंशियली जो भी हो। तो मेरी सिस्टर है बड़ी, अंजलि ठाकुर, उन्होंने, और मेरी मदर हैं, वो हमेशा बिल्कुल एज ए पिलर खड़ी रही मेरे साथ में, कि जो भी मैंने करना चाहा करने दिया। एंड आई थिंक जो कुछ भी हूँ उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं होता आज की डेट में, तो शायद कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, कहीं ना कहीं आदमी। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और दोनों ने ही मुझे उस टाइम पे मतलब एक धैर्य रखने की बात कही, कि जब मैं शायद टूट सकता था। आपकी आवाज के तो लाखों करोड़ों फैंस हैं, आपको किसकी आवाज पसंद है? तो आदमी है दुनिया में, एक ही है जो हम सबके सर्वे सर्वा है, वो श्री अमिताभ बच्चन जी। और आई थिंक ना सिर्फ उनकी आवाज़ में बताऊँ मैं, आप अगर ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, हम सब आवाज़ की बात करते हैं। तो आवाज़ तो नेचुरल टैलेंट है, वो आपको ऐसा कुछ आप अचीव करना बड़ा मुश्किल है, वो तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। बट उसका इस्तेमाल करना, उनकी हिंदी, उनकी इंग्लिश, उनका एक बात करने का तरीका, उनका एक अदब, वो लाना ना बहुत मुश्किल काम है। जो बच्चन सर बहुत कमाल से करते हैं, वो आई थिंक बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं, आवाज़ तो उनकी दी बेस्ट है ही, बट ये बाकी चीज़ ना उस चीज़ को और एनहांस करती हैं। तो आई विल गिव क्रेडिट टू दोज एस्पेक्ट्स। तो शायद लोग देखते नहीं है कि वो इंसान बहुत मेहनत करता है यार हर चीज़ के पीछे। सिर्फ नेचुरल एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ ऐसे नहीं होता है, वो आदमी बहुत एफर्ट डालते हैं। वो आप कभी देखेंगे डबिंग है, वो 10 टेक देंगे उसके लिए कि मैं बेस्ट करूँगा। तो वो एक एफर्ट है उनका, वो एफर्ट के लिए उनकी दाद देनी चाहिए। ठीक है, अभी बातचीत में आपने ग्वालियर का ज़िक्र किया था। मैं झांसी का हूँ, सो वी आर ऑलमोस्ट पड़ोसी, तो आई कैन अंडरस्टैंड उस जगह से यहाँ तक के पहुँचने का सफ़र कैसा रहा होगा। बट आपका जो ग्वालियर से मुंबई तक का सफ़र रहा, कैसा रहा? क्या कुछ मुश्किलें हैं? हाउ यू टैकल देम? जैसा आपका झांसी से ग्वालियर तक, झांसी से मुंबई तक करा, सेम कहानी है हम लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, कि जब आपको ABCD नहीं पता होता है यहाँ क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली कठिन है, काफ़ी कठिन है सबके लिए। जूते चप्पलें घिसनी पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आते हैं काम करने के लिए, मैं नहीं चाहता कि उनको प्लेटर में चीज़ें मिले, वो चप्पलें घिसे, उससे आपको वैल्यू होती है फिर चीज़ों की। हाँ, तो जब भी आप बाहर से आते हैं, आई वांट देम टू स्ट्रगल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना चाहिए, ताकि वैल्यू पता चलेगी। जब सक्सेस मिलेगी तो उसकी वैल्यू करें आप, उसको जस्ट वन ऑफ द थिंग ना समझें कि हाँ ठीक है सक्सेसफुल तो होना ही था हमको, फिर वो रहती नहीं है आपके पास ज़्यादा टाइम तक। आपको चीज़ों की वैल्यू करना आना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो अचीवमेंट्स हो। मतलब जो चीज़ घिसने के बाद मिलती है, वो वर्थफुल रहती है। तो ग्वालियर से मुंबई और मुंबई से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स, अलग-अलग लैंग्वेज में आपने काम किया है। तो जब लैंग्वेज बदलती है, कोई भी फ़िल्म हो, कोई भी हो, कंटेंट हो, जब लैंग्वेज बदलती है तो शूटिंग एक्सपीरियंस कितना बदलता है आपके हिसाब से? थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर है, और जब भी चीज़ें कंफर्ट जोन से बाहर होती हैं तो एक चैलेंज मिलता है आपको। तो थोड़ा ज़्यादा एक जिटरी होता है, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा, और शायद उस जिटरी फील में या शायद उस एक्साइटमेंट में शायद ज़्यादा बेहतरीन काम होता है। तो जब आपको आपको ऐसी एडवर्स चीज़ें दी जाती हैं, तब शायद वो हीरा निकल के आता है कोयले की खदान से। अभी आपने बोला था कि बीच में यू फेल्ट कि टाइप कास्ट हो रहे हो, कि जैसे किरदार कर रहे हो, फिर आपने अलग अलग किरदार चुनना शुरू किया, उनको निभाना शुरू किया। तो अभी भी दिलो दिमाग में, जहन में कोई ऐसा किरदार है कि अविनाश, ये कुछ ऐसा है जो मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ? हाँ, तो एक ऐसा जॉनर है जो शायद मैं करना चाहूँगा, वो आई थिंक कॉमेडी है। आई थिंक किसी ने
अभी तक ऑफर नहीं किया। एक फिल्म मैंने की है बट वो आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, बट आई वांट टू डू अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, टिपिकल स्लैपस्टिक Slapstick कॉमेडी करना चाहता हूँ मैं। मजा आएगा क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, तो मुझे वो करने को मिलेगी तो बहुत मजा आने वाला है। तो शरद ने ये यूनिवर्स को मैसेज दे दिया है, इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर कॉमेडी वाली चीज, शरद इज है। आई बैक टू हर हर महादेव। इसके साथ में कुछ और फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, तो ऐसा, क्योंकि इफ एम नॉट रॉन्ग ये पहली मराठी फिल्म है जो पैन इंडिया जा रही है, तो कुछ ऐसा दिलों दिमाग में ख्याल है कि इसको थोड़ा सा आगे रिलीज कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, या यू गाइस आर श्योर? हम डे वन से श्योर है। आई थिंक हमने सबसे पहले अनाउंस किया है हमारी रिलीज कि दिवाली 2022 हर हर, मैंने बोला ना ये दिवाली हर हर महादेव वाली, क्योंकि ये टारगेटेड है हमारा कि छुट्टियां होती हैं बच्चों की स्पेशली, तो एक और ये हम ये चाहते हैं कि हमारा मराठा इतिहास देश भर में सब लोगों को पता चले। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उन्होंने स्वराज्य के लिए क्या किया, ये मैं चाहता हूँ कि इस देश का या इसके बाहर भी रहने वाले जितने हिंदुस्तानी हैं वो सब समझें कि स्वराज्य के लिए क्या किया गया है। आजकल हमारे बच्चों को, मैं भी तो एक डैनियल ब्रून केंटुकी के थे और उन्होंने कुछ जगहों की शोध की, ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है बच्चों को। मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये बताया जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको बच्चों को डैनियल ब्रून के बारे में बताना है या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वैसे भी आप और मैं जहाँ से हैं वहाँ पे हम लोगों को अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो उसमें एक सिर्फ चैप्टर है, चैप्टर छोटा चैप्टर है। रह गया मैं है। वही बोलता हूँ कि आजकल हम फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारे इतिहास के बारे में किसी को नहीं पता है। तो ये निर्णय आप लोगों का है कि आप लोगों को इतिहास के बारे में जानना है, तो प्लीज़ हर हर महादेव जाके देखिए जिस भाषा में देखनी है। और इसका भी लॉजिक आपको पता है, इसका लॉजिक है कि हमने क्यों ये 5 भाषाएं चुनी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली से नॉर्थ से लेकर तमिलनाडु के एक पार्ट तक स्वराज्य की स्थापना कर दी थी उस समय, और उन पार्ट्स में ये 5 लैंग्वेज बोली जाती हैं, हिंदी, मराठी, आप नीचे जाएंगे तो कन्नड़ा, फिर तेलुगु और फिर तमिल। तो यहाँ तक साम्राज्य था, यहाँ तक स्वराज्य था। तो इसलिए ये 5 लैंग्वेज, जहां जहां छत्रपति शिवाजी महाराज गए वहां तक हर हर महादेव पहुंचनी चाहिए। बीते कुछ वक्त में किसी भी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का पैमाना सिंपल है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। डू यू थिंक ये सही है या नहीं है? सिर्फ फिल्म को मापने का एक ही पैमाना है कि अगर बॉक्स ऑफिस पे कमा लिया तो हिट, वरना नहीं। देखिए, अब इस बहुत सब्जेक्टिव है कि आप इसको किस तरह लेना चाहते हैं। हिट के मायने, सुपर हिट के मायने बहुत सारे हैं, बट आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि हम फिल्म मेकिंग के बिजनेस में हैं। हम तो छोटा हिस्सा है, हम तो एक मतलब एक्टर की कॉम है हमारी, बट प्राइमरीली इट्स अ इंडस्ट्री जहां अगर बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा तो लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा और ना वो फाइनेंसेस मिलेंगे कि वो अच्छी और बड़ी फिल्में बना सकें। तो फिल्मों का थिएटर में चलना बहुत ज़रूरी है, लोगों का थिएटर में जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फिल्म मेकर्स को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑडियंस है उनको वो दो जो वो देखना चाहते हैं। इसलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम एक मराठी फिल्म को, जो कि एक सर्टेन बजट हमारे पास अलॉटेड था, उसके अंदर हम इतना बड़ा प्रोडक्ट दें लोगों को कि वो इक्वलेंट लगे किसी भी पैन इंडिया फिल्म के बराबर। तो हमने कोशिश की है, सारी टेक्नीशियन, सारे लोग हमने अलग अलग लिए हैं जो कि बड़ी हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, और क्वालिटी ऑफ द फिल्म हमने रखी है ऐसी जो लोग देख के खुश हों, उन्हें ना लगे कि यार ये अरे यहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड फिल्म है, उन्हें लगे कि एक बड़ी फिल्म रिलीज की है। दो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, मैंने से बोला है कई जगह कि अगर आप ऐसी हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म पैन इंडिया बनाते हैं हिंदी में, तो उसके 5% बजट में हमने ये फिल्म बनाई है। और वो क्या है, इफ यू वांट टू? नहीं, हमने अराउंड 10 करोड़ के आसपास की पिक्चर बनाई है, जबकि एक पीरियड फिल्म का बजट 200 करोड़ होता है। तो उसमें हमने बनाने की कोशिश की, और आप देखेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये फिल्म कम से कम नहीं तो 100 करोड़ में बनी होगी। ट्रू, क्योंकि जो अभी तक का आउटपुट हमने जो भी कंटेंट है वो देखा है, वो देख के कहीं से कोई नहीं कह सकता है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी है। सो लाइक दिस थिंग से मैं तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ फॉर द मूवी। ठीक है, आई जस्ट वांट टू प्ले अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर राउंड विद यू। आई एम गोना नेम सम सेलेब्स, और आपके दिलो दिमाग में, जहन में कोई भी एक सवाल जो आप उनसे पूछना चाहो, अरे बाप रे, कोई भी एक सवाल, इट कैन बी एनीथिंग, गलत वो आदमी आपको पकड़ लिया आपने। But ठीक है, चलिए। वो आपको पूछना होगा। सो आर यू रेडी? रेडी तो नहीं हूँ, बट कोशिश करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट नेम इज प्रभास। थैंक यू फॉर गिविंग मी बाहुबली।
But ये giving question us. नहीं है. तो क्या? Any question that you want to पूछो ask? प्रभास Yeah. से. How do you feel when you hear my voice on your face? ठीक है. अजय देवगन, इतना टैलेंट कहाँ से लाते हो सर? रणवीर सिंह, बड़ी हिम्मत है भाई फैशन में. कैसे कर लेते हो ये फैशन? मेरे बस की बात नहीं है. आप कैसे कर लेते हो? क्या सोच के? बड़ा कमाल है. लेकिन शाहरुख खान, कब साथ में काम करेंगे सर? एक मौका था, वो हुआ नहीं. दोबारा मौका दीजिए अमिताभ बच्चन. सर. अपने चरणों की धूल बना लो, मेरा उद्धार हो जाएगा. अगर आपको अपने आप से ही कोई एक क्वेश्चन पूछना हो, हम लाइक डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हम खुद से पूछते हैं बट कहीं ना कहीं हम टाल देते हैं या जो भी रीजंस, एक सवाल जो आप खुद से पूछना चाहेंगे वो क्या होगा? कब फिट होगा बेटा तू? कब मेहनत करना शुरू करेगा अपने ऊपर? कब तू खाना बंद करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो मैं रोज पूछता हूँ अपने आप से. कब सोएगा तू ढंग से? ऐसे हैं बहुत सारे सवाल जो मैं रोज पूछता हूँ अपने आप से. एक सवाल नहीं पूछता मैं. कब अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त देगा? कब उनको छुट्टियों पर लेके जाएगा? ये सारे सवाल रोज चलते हैं मेरी लाइफ में. ठीक है, हर हर महादेव आने वाली है, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग आपको देख पाएंगे? जी है, अभी 3-4 कुछ रिलीजेस हैं और कुछ पे काम कर रहा हूँ मैं. तो अगले साल के 6 महीने में अब देख लेंगे. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग रोल्स हैं. होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा. बट फिलहाल 25 अक्टूबर को हर हर महादेव आ रही है 5 अलग अलग भाषाओं में एक साथ सिनेमाघरों में. प्लीज़ जाके देखिए, अपनी फैमिली को लेके जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए. नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड छत्रपति शिवाजी महाराज. बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, दिस सेशन, आपका कोई भी एक डायलॉग हो जाए. बोलेरो आने वाला है जनवरी 2022 में. जनवरी 12 को आ रहा हूँ मैं अधर्म का विध्वंस करने. That's amazing. और आदि पुरुष में भी आपकी वॉइस आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये जिक्र हो गया है. सो लाइक हाउ इज योर इक्वेशन विद प्रभास कि पहले भी मुझसे क्या कनेक्शन है उनका? मैं मिला ही नहीं उनसे. एक बार तो मिला हूँ टोटल शायद लाइफ में, या 2 बार. बट अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम की आवाज़ देने का मौका मिल रहा है. और थैंक्स टू ओम राउत जिन्होंने मेरा चुनाव किया इसके लिए. एंड मैं वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी. So guys, that's it. Thank you, Sharad. And as you were saying, is Diwali. ये दिवाली हर हर महादेव वाली.